अहम बात करते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यील्ड और ग्रोथ कर्व के हिसाब से स्टॉक पिकिंग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के ज़रिए आप ये समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको एक अच्छी यील्ड आपके लिए जनरेट कर सकते हैं और ग्रोथ कर्व पर भी खरे उतरते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट विनोद कार्की जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। विनोद, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आपने जो रिपोर्ट जारी की है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो की टेकअवेज आपके क्या हैं इस रिपोर्ट से? ये जो रिपोर्ट है इसका जो आइडिया था वो ये था कि देखिए, जनरली जो मार्केट में डिस्कशन हो रहा है कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है ओवरऑल बेसिस। इंडेक्स लेवल पे जब देखते हैं हम निफ्टी की पीई देखते हैं तो वो करीब 1 स्टैंडर्ड डिविएशन लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ऊपर है। लेकिन जब हम इसको जो इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं मेजर, उनकी जो लार्जेस्ट कंपनी जो बेल वेदर्स कहते हैं जिनको उस सेक्टर की, उनका अगर आप ये करें कि एक कर्व निकालें जिसको यील्ड कर्व बोलते हैं। यील्ड कर्व बेसिकली जो FY24 की अर्निंग्स है उसको आप उसको मार्केट कैप्स डिवाइड करें तो आपको कंपनी कितना यील्ड कर रही है उसका कर्व निकालें बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने देखा कि जो सेक्टर्स में या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं, वेरी हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑप्टिमिज्म है, वहां पर वो यील्ड काफी कम है बिकॉज स्टॉक्स काफी हाई वैल्यूएशन पे हैं और उनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी हाई। बट जैसे जैसे आप वो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस थोड़ा पेयर डाउन करते हैं, नीचे आते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो काफी हाई यील्ड या बोलिए कि काफी चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो दो एक्सट्रीम है, एक तरफ आपके जो ई कॉमर्स कंपनीज हो गए या जो QSRs, रिटेल, इस तरह की जो नई एज कंपनीज हैं उनके काफी हाई वैल्यूएशंस हैं इन टर्म्स ऑफ वेरी लो अर्निंग यील्ड। बट आप जैसे जैसे क्या कहते हैं जो ओल्ड इकोनॉमी की तरफ जाते हैं तो वहां ग्रोथ मॉडरेट है, लोअर मतलब काफी कम एक्सपेक्टेशंस है उनकी ग्रोथ के बारे में, बट वैल्यूएशंस आर वेरी चीप, बहुत चीप है। मतलब वो अर्निंग यील्ड आप लगाइए हिसाब, जो पावर सेक्टर हो गया या एनर्जी सेक्टर हो गया, इस तरफ आप बैंक्स में देखिए तो ऑलमोस्ट PSU बैंक्स में 10% के ऊपर अर्निंग्स यील्ड है, जबकि ग्रोथ ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, ग्रोथ स्टिल है। अब इसमें से हमने क्या किया कि जो स्वीट स्पॉट है कि जहां पर ग्रोथ भी है और अर्निंग्स यील्ड या वैल्यूएशन जिसको कहते हैं वो भी रीजनेबल है, वो जो स्वीट स्पॉट है वो हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो इसमें हमको जो एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो देखे जहां पर ऐसी सिचुएशन है, उसमें आप देखेंगे कि बैंक्स हैं, मॉर्टगेज लेंडर्स हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल्स। यहाँ पर जो है दो चीज हो रही है। ग्रोथ का अगर आप मापदंड लगाएं तो जो नॉमिनल GDP ग्रोथ है इंडिया की एक्सपेक्टेड, वो उससे ज्यादा ग्रोथ है, मतलब 13-14% से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ है ओवर FY22 to 24। तो मतलब ये जो कोविड वाला बेस हटा के आप देखें तो 22 से 24 के बीच में जो एस्टिमेट्स हैं, इनकी ग्रोथ जो है वो नॉमिनल GDP ग्रोथ से काफी ऊपर है और जो अर्निंग्स यील्ड है वो 5% से ज्यादा है। जबकि आपको मालूम है फिक्स्ड इनकम आज या फिक्स्ड डिपॉजिट में कहीं पर भी देखिए 4-5% से ज्यादा यील्ड नहीं मिल रहा है। तो 5% का इसलिए हमने एक बेंचमार्क रखा कि 5% से ज्यादा यील्ड होनी चाहिए FY24 बेसिस पे। और ग्रोथ जो है आफ्टर द कोविड पीरियड, मतलब 22 से 24 के बीच में, वो ग्रोथ आपकी जो नॉमिनल GDP ग्रोथ है इकोनॉमी में उससे अच्छी हो। तो ये हमारा क्राइटेरिया था टू फाइंड ये एरियाज जहां पर सेक्टर लीडरशिप स्टॉक्स पे हमने ध्यान दिया है। बिकॉज क्या होता है कि आप छोटी मोटी कंपनी में जब एस्टिमेट का हिसाब लगाते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ एस्टिमेट्स उतनी अच्छी नहीं होती है, रिलायबल नहीं होती है। यहाँ पर ये बेलवेदर कंपनीज हैं जो टॉप कंपनीज इन देयर सेक्टर्स हैं,
तो उस हिसाब से हमने इसको किया एनालिसिस। राइट विनोद, आपने ये जो स्टडी में जिन स्टॉक्स और बिजनेसेस के बारे में बातचीत की है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? देखिए, इसमें हमने क्या किया कि हम जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बेसिस पे हमने क्या किया कि सॉर्ट किया जो सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है इस सेक्टर में। तो हमने बोला कि ये तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की, तो इसको रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं उस सेक्टर या उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो उस हिसाब से हमने ये कंपनीज को सेलेक्ट किया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप आईटी में देखें, टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है, और मॉर्गेज लेंडर हो गया तो एचडीएफसी सबसे बड़ी कंपनी है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी छोटी कंपनी भी सबसे बड़ी कंपनी होती है उस सेक्टर पर, जैसे मीडिया सेक्टर में जी हो गया, या ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें टाटा कम्युनिकेशन हो गया। अब उसकी साइज टीसीएस से मुकाबले काफी छोटी है, लेकिन उस सेक्टर का वो नंबर 1 प्लेयर है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो उस हिसाब से हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उसका जो बेलवेदर लीडरशिप स्टॉक है उसको हमने आइसोलेट किया और उनको अर्निंग्स यील्ड और पोस्ट कोविड जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी उसके बेसिस पे ये ग्रोथ और यील्ड कर्व बनाए। करेक्ट। साथ ही विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में 4 व्हीलर सेक्टर्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया आपने। इसके क्या रैशनल है आपका इसके पीछे? हाँ, तो इसमें देखिए ऐसा है कि जो हमने हाईलाइट किए हैं जो कुछ सेक्टर्स या स्टॉक्स, वो तो एक स्वीट स्पॉट में जो बैठ रहे हैं। बट आप पूरा वो अगर देखेंगे, जो जितना पूरा स्पेक्ट्रम हमने दिखाया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यील्ड कर्व और ग्रोथ कर्व का, उसमें आप देखेंगे कि ये जैसे पैसेंजर व्हीकल है और एविएशन है, ये सारे सेक्टर्स उसमें है, एग्रोकेमिकल्स, ऑल द, ये जो बाकी सेक्टर्स आप नाम ले रहे हैं, मेरे ख्याल से काफी सेक्टर्स वहां पर हैं अक्रॉस द इकोनॉमी जो आते हैं, वो सारी मेंशन्ड है। बट ऑब्वियसली जब हम कोई चीज को उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकालते हैं कि ये स्वीट स्पॉट है, ऑब्वियसली उसमें 6-7 ही निकलेंगे जो हमने वो कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स हमने उसमें मेंशन किए हैं। बट आप वो पूरा स्पेक्ट्रम, वो चार्ट देखेंगे तो उसमें लगभग सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट फ्रॉम, आप देखिए लेफ्ट साइड में जो है आपकी ई कॉमर्स कंपनीज है, फूड टेक कंपनीज से लेके डिस्काउंट रिटेलर्स, क्यूएसआर्स, ब्रांडेड इनरवेयर, एविएशन, सब है बेसिकली। तो वही वो दिखाता है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में हाई एक्सपेक्टेशन स्टॉक्स हैं, और जैसे जैसे आप एक्सट्रीम राइट में जाते हैं जहां पर अर्निंग्स यील्ड कम होते मतलब बढ़ती जाती है बिकॉज ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कम होते हैं, वहां पर ओल्ड इकोनॉमिक स्टॉक्स हैं, जैसे पावर हो गया, एनर्जी हो गया, पीएसयू बैंक्स हो गए, मेटल्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की सेक्टर्स हैं, पावर ट्रांसमिशन, गैस ट्रांसमिशन, सब है उसमें, लगभग सारे सेक्टर्स हमने उसमें डाल रखे हैं। बिल्कुल। साथ ही आगे क्या आप कुछ ऐसे फैक्टर्स पर भी नज़र रखे हुए हैं जिससे इस रिपोर्ट के कॉम्पोजिशन को आपको चेंज करने की कोशिश करनी पड़े या फिर उसमें कोई बदलाव करना पड़े? देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एनालिसिस की ये है, क्यों किया हमने, क्योंकि हमने क्या देखा कि लगभग FY मतलब 2014-15 से लेके 2020 तक एक अर्निंग्स रिसेशन, या जिसको कहते हैं कि अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल था इंडिया में। तो फोरकास्ट पे रिलायबिलिटी बहुत कम थी। मतलब आप क्या होता था कि आप फोरकास्ट करते थे 20-25% का, और साल खत्म होते होते वो पूरे पूरे डाउनग्रेड हो जाते थे। तो पिछले 1-8 साल से हमने जो देखा है कि जो अपग्रेड साइकिल आया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम हमको ये लग रहा है कि ये जो फोरकास्ट है आगे को, वो ना मतलब ऐसा नहीं है कि वो डाउनग्रेड होने वाले हैं, इनफैक्ट जो हमने देखा है कि वो अपग्रेड हो रहे हैं। तो अगर ये ट्रेंड रहती है तो जो रिलायबिलिटी होती है इन फोरकास्ट की, वो और स्ट्रांग हो जाती है, और ये भी चांस है कि हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से अपग्रेड साइकिल हो रहा है पिछले 1-8 साल से, देयर इज ये चांस है कि हम जो अभी 24 का नंबर बोल रहे हैं, जो एस्टिमेट लगा रहे हैं, वो एक्चुअली बीट हो जाए, वो ऑन द अपसाइड।
जब अर्निंग्स रिसेशन चल रही थी इंडिया में 2015 से 2020 के बीच में, वो डाउनसाइड रिस्क, तो उस टाइम पे वो ये बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आज अपना समय देने के लिए और इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पर हमसे बातचीत और डिटेल्स शेयर करने के लिए। एक बार फिर से मार्केट्स का रुख करते हैं। अब गिरावट थोड़ी सी बढ़ी है, 17,450 के नीचे के पास है हम, लगभग 55 पॉइंट्स का डेंट निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी हालांकि हमने जिन स्तरों पे खुले थे, जिन लेवल्स पर खुले थे, वहां से रिकवर हुआ, लेकिन अब फिर से 120 ऑड पॉइंट्स का भी यहाँ पर प्रेशर दिख रहा है। सो आज थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन दिख सकता है, ये हमने स्टार्ट